जय जनार्दन दोस्तों। देखिए, जब भी हमें घर बनाने का होता है तो घर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्चा हो जाता है। लेकिन घर बनाते समय हमें कहाँ कहाँ कितना पैसा हमें बचत होना करना चाहिए, और जो घर हमें 20 लाख का 25 लाख का अगर घर बना रहे हैं तो उसमें लाखों रुपए कैसे बच जाता है और कैसे बचाना है, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, ये पश्चिम मुखी हाउस प्लान बनाया हुआ है, वास्तु के अनुसार ही 100% वास्तुशास्त्र इसमें यूज़ किया हुआ है, और आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और इसमें कैसे कैसे बचत हमें कहाँ कहाँ करना है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पश्चिम से एंट्री करते हैं तो पहले हम लिविंग में आ जाते हैं। लिविंग 13.5 फीट बाई 15 फीट का है, और यहाँ लिविंग से हम एक सीढ़ी बनाया हुआ है। ये सीढ़ी यहाँ से हम ऊपर जाने के लिए, और सीढ़ी के नीचे हम पूरा फर्नीचर बना सकते हैं। उसके बाद में दक्षिण में अगर देखते हैं, दक्षिण मध्य में हम टॉयलेट बाथरूम बनाया हुआ है। 5 फीट बाई 8 फीट का है, और उसके दोनों बाजू में हमें मास्टर बेड दिखाई देता है। ये निवृत्ति कॉर्नर का वास्तु के अनुसार बनाया हुआ मास्टर बेड है। इसको हम आउटडोर बना सकते हैं और गैलरी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में दक्षिण मध्य में एक मास्टर बेड दिया हुआ है। ये भी 10 फीट बाई 12 फीट का है, बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। और तीसरा मास्टर बेड दिया है उत्तर मध्य में। इसको हम गेस्ट रूम के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये 12 फीट बाई 9 फीट का है, ये भी बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। उसके बाद में देखते हैं, दोनों बेड के बीच में हमें आपको एक पैसेज दिखाई देता है। ये पैसेज भी बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है, 5.5 फीट का पैसेज है। और ये पैसेज में आपको यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, ये ब्रह्म स्थान है, इसका हम पावित्र्य रख सकते हैं। अब ये पैसेज से हम आगे जब आ जाते हैं तो हमें ईशान्य कॉर्नर में पूजा घर दिखाई देता है। ये पूजा घर भी 5 फीट बाई 9 फीट का है। बहुत बढ़िया, पूरा फैमिली हमारा यहाँ आकर पूजा कर सकती है। उसके बाद में आग्नेय कॉर्नर में आपको किचन दिखाई देता है। ये किचन भी वास्तु के अनुसार आग्नेय कॉर्नर में है। और वास्तु के अनुसार देखिए, अगर हमारी भोजन की व्यवस्था अगर किचन में होता है तो हमारे पेट में भी अग्नि तत्व होता है, और आग्नेय कॉर्नर में हमें भोजन करना बहुत उचित होता है। इसलिए हमें डाइनिंग की सुविधा भी किचन में किया हुआ है। और किचन और पूजा घर के बीच में एक बाथरूम दिया हुआ है। ये बाथरूम 6.5 फीट बाई 4 फीट का है। अभी देखिए, लिविंग से अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी हमें ये 3 बेड बना सकते हैं। अगर यही घर हमें एक मंजिल भी बनाया, अगर दूसरा मंजिल बनाने का है तो अभी एक लिविंग के ऊपर तो टावर बन जाएगा। लेकिन यह लिविंग से हम ऊपर आ जाते हैं तो ऊपर में हमें निवृत्ति कॉर्नर में एक बेड मिलता है, दक्षिण मध्य में एक बेड मिलता है, उत्तर मध्य में एक बेड मिलता है। 3 बेड ऊपर मिल जाएंगे, और पोर्च के ऊपर भी हम जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ हम किचन और पूजा घर के ऊपर टेरेस रख सकते हैं। ये टेरेस में भी हम आ सकते हैं। ये प्लान तो आपको बिल्कुल पसंद आ गया। अभी हम देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ बचत करना जरूरी होता है। पहले तो आपको समझ के लेना चाहिए ये कॉलम की स्थिति क्या होती है। देखिए, ये जो कॉल ये इतना ही बिल्डिंग का हम अगर सोचते हैं तो देखिए, ये सेंटर में 2 कॉलम दिखाई देता है। लेकिन बाहर से हमें कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9। बाहर से हमें 9 कॉलम दिखाई देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कॉलम। अभी ये 9 कॉलम में जितना लोड जाता है उतना ही लोड ये बीच वाले 2 ही कॉलम के ऊपर चला जाता है। देखिए, आपको एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। जितना आधा लोड ये बाहर के 9 कॉलम पे जाता है, उतना ही बिल्डिंग का आधा लोड बीच वाले 2 ही कॉलम के ऊपर चला जाता है। यह आपको मैं इसीलिए जानकारी दे रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाएगा, तो आसान तरीके से आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं। तो हमें ये कॉलम की साइज़ बढ़ाना चाहिए, इसका फाउंडेशन बढ़ाना चाहिए। ये कॉलम का साइज़ अगर बढ़ जाता है, इसका स्टील भी अगर बढ़ जाता है, तो ये लोड लेने के लायक बन जाएगा। इसलिए आपको प्लान के हिसाब से ही बताऊँगा। अभी देखिए, ये जो फिगर दिखाई देता है आपको, इस फिगर में क्या दिखता है आपको, 1 2 और 3 फिगर दिखता है। देखिए, ये भी 2 कॉलम दिखता है, ये भी 2 कॉलम दिखता है, ये भी 2 कॉलम दिखता है। और ये कॉलम के ऊपर हमें ये एक बीम डाला हुआ है, इसके ऊपर भी बीम डाला हुआ है, और इसके ऊपर भी बीम डाला हुआ है। और ऊपर में ला रेड कलर में जो आपको दिखता है, तो ये स्लैब है। स्लैब की थिकनेस 5 इंच होना जरूरी होता है। ये आपको स्लैब दिखाई देता है लाल रंग में, तो ये स्लैब हो गया समझो। तो यही हमारे बिल्डिंग का स्थिति बन जाती है। तो आपको ये कॉलम के लोड के बारे में और बीम के लोड के बारे में ही बात समझाना है। देखिए, अभी ऊपर का जो फिगर दिखता है पहला, तो ये 2 कॉलम के बीच में 10 फीट का डिस्टेंस है। दूसरे फिगर में 2 कॉलम के बीच में 15 फीट का डिस्टेंस है। और तीसरे फिगर में 2 कॉलम के बीच में 20 फीट का डिस्टेंस है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है, उसी तरह
ये कॉलम के ऊपर का लोड भी बढ़ जाता है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जानकारी लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम खाली घर बनाने का है, लाखों रुपए खर्चा करने का है, लेकिन नियोजन अगर नहीं करते, अगर जानकारी नहीं होती है, तो कभी कभी हमारा नुकसान बहुत हो जाता है। इसलिए ये पूरी जानकारी आपको मैं आज दे रहा हूँ। देखिए, अभी ये दो कॉलम के बीच में अगर 10 फीट का लोड है, तो इसके को ऊपर जो बीम डाला हुआ है, इसका भी साइज़ कम है, ये कॉलम का साइज़ भी कम है, ये फुटिंग भी छोटा है, और ऊपर में स्लैब डाला हुआ है। इसी तरह अभी ये बीच वाला जो फिगर दिखता है, तो ये दो कॉलम के बीच में आपको 15 फीट का डिस्टेंस दिखाई देता है, तो ये दोनों कॉलम का साइज़ भी बढ़ गया। उसके ऊपर जो बीम डाला हुआ है, इसका भी साइज़ बढ़ गया, ये भी 9-18 का बीम बन गया। अगर ये 12 इंच का बीम कॉलम है, तो ये 18 इंच का बीम हो गया। अभी तीसरे फिगर में आप देखते हैं, तो दो कॉलम का बीच में अगर 20 फीट का डिस्टेंस है, तो ये दोनों कॉलम का साइज़ भी बढ़ गया, स्टील भी बढ़ गया, और इसका लोड लेने की क्षमता भी बढ़ गई है। तो ये दो कॉलम समझो कि ये 18 इंच का बन गया। अभी इसी के ऊपर जो हम तुड़ई बोलते हैं, सरई बोलते हैं, हमारे सिविल में इसको बीम कहते हैं। तो ये बीम का साइज़ भी देखिए कितना बड़ा हो गया। तो ये बीम का साइज़ भी बढ़ना चाहिए, जितना जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना ही बीम का साइज़ बढ़ती जाएंगी, तब जाके ये लोड का समतुल हो जाता है। ये लोड अगर समतुल करने का है, तो हमें ये कॉलम का डिस्टेंस के हिसाब से कॉलम की साइज़ भी बढ़ना चाहिए, उसका जो फाउंडेशन जो है, ये फाउंडेशन भी बढ़ना चाहिए। कभी भी देखिए, हमें जानकार आदमी से या इंजीनियर से राय लेना ज़रूरी होता है। आपसे कोई भी प्लान निकालने के लिए या तो ये जानकारी देने के लिए 2 रुपए से लेके 10 रुपए तक स्क्वायर फुट से खर्चे लेते हैं। आपको जैसा जैसा काम देंगे, समझो कि आप इंजीनियर को अगर समझो कि इसका लेआउट दे रहे हैं, इंजीनियर आपको लेआउट बना के देगा, स्टील स्ट्रक्चर बना के देगा, फाउंडेशन का पूरा साइज़ बना के देगा, इसका वैल्यूएशन भी निकाल के देगा। आप इंजीनियर को क्या क्या काम देते हैं, इसी के ऊपर पैसा देने का डिपेंड हो जाता है। तो इंजीनियर आपसे 3 रुपये स्क्वायर फुट से लेके 10, 12, 13 रुपये स्क्वायर फुट तक पैसा लेंगे। आपका समझो कि 10,000 12,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, लेकिन उसी में आपका कम से कम लाखों रुपए का फ़ायदा हो जाता है। यही मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। वो कैसे फ़ायदा हो जाता है, ये भी आपको बताता हूँ। देखिए, आपकी बिल्डिंग का एक तो उम्र बढ़ जाएगी। ये जो बिल्डिंग 50 साल के लिए, 60 साल के लिए आप बनाते हैं, तो इसका उम्र 200 साल तक चली जाएंगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि इंजीनियर क्या करते हैं कि देखिए, अभी ये स्लैब के ऊपर, बीम के ऊपर जो बांधकाम किया हुआ है, ये बांधकाम कितना बांधकाम आ रहा है, 20 फीट का बांधकाम आ रहा है, या 15 फीट का आता है, कि या 10 फीट का आता है। तो ये बांधकाम के हिसाब से कितना ईंट जाएगा और कितना लोड जाएगा, वो लोड के हिसाब से ये बीम की साइज़ भी बनाएगा, और नीचे फाउंडेशन और कॉलम की साइज़ भी लोड के हिसाब से बना के देगा। अभी दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जबकि अगर 1,000 ईंट के लिए कारीगर आपको 4 बोरी सीमेंट लगा देता है, अगर इंजीनियर से आप करवा लेते, या तो इंजीनियर की राय लेते, तो यही काम आपको 4 बोरी लगने के अलावा आपका 2.5 बोरी में 1,000 ईंट आपका फिक्स हो जाएंगी। और जितना कम से कम माल देंगे ईंट के लिए, जीरो माल अगर देते हैं, तो क्रैकेज का संभावना कम हो जाती है, क्रैकेज बनता नहीं है, बांधकाम में क्रैकेज आते नहीं है। और एक फ़ायदा ऐसा भी है कि जब भी आप प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर के लिए समझो कि आपने घर के लिए अगर 100 बोरी प्लास्टर के लिए सीमेंट लग रहा है, तो अगर इंजीनियर के हिसाब से कारीगरों भी लगाएंगे, और इंजीनियर के हिसाब से अगर करेंगे, तो 100 बोरी के अलावा आपका 80 बोरी में प्लास्टर बन जाएगा। क्योंकि जो आरसीसी काम होता है, ये कॉलम बीम का और स्लैब का जो आरसीसी काम होता है, ये बहुत स्किल होता है। इसी के ऊपर हमारा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। जैसे कि आदमी के शरीर में हड्डी का मजबूत होना जरूरी होता है, उसी तरह बिल्डिंग में हमारे ये आरसीसी काम मजबूत होना जरूरी होता है। अगर ये आरसीसी काम हमारे बिल्डिंग के अंदर मजबूत है, तो हम कहाँ का भी बांधकाम हम कभी भी निकाल सकते हैं। समझो कि ये 1, 2 और 3 मंजिल का बिल्डिंग हम बनाए, तो ये बीच वाला बांधकाम कभी भी हम खोल सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, और फिर दूसरा बांधकाम कर सकते हैं, लेकिन हमारी बिल्डिंग को कोई धोखा नहीं पहुंचा सकता है, और हमारी बिल्डिंग भूकंप विरोधक बन जाती है। देखिए, अगर भूकंप भी अगर हो गया, तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी, बांधकाम गिर जाएगा, लेकिन कोई भी आदमी मर नहीं सकता है, क्योंकि ये स्लैब हमारे आंख पे गिरेगा नहीं, खाली क्रैकेज जाएंगे। भूकंप भी अगर हो गया, तो क्रैकेज जाएंगे, लेकिन बिल्डिंग हमारे ऊपर गिरेंगी नहीं, कभी कभी नहीं गिरेंगी, गिर नहीं सकती है। बांधकाम गिर जाएगा, क्रैकेज चले जाएंगे, लेकिन बिल्डिंग हमारे ऊपर गिरती नहीं है। और जो बिल्डिंग गिरता है, आप देखते हैं
दुनिया में बहुत सारी बिल्डिंग गिरता है, तो उसका कारण यही होता है कि शरीर में अगर हड्डी मजबूत नहीं है तो हमारा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी तरह बिल्डिंग में अगर ये आरसीसी का मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग का संतुलन बिगड़ जाता है। हर एक जगह आपका फ़ायदा होगा। अगर इंजीनियर से आप राय लेते हैं तो हर एक जगह आपका फ़ायदा होगा। फाउंडेशन का, बीम का, कॉलम का, स्लैब का पूरा स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको बना के देगा। स्टील कहाँ कितना स्टील डालना है, कौन से कॉलम का, कौन सी बीम का, क्या साइज़ बढ़ाना है, क्या साइज़ देना है लोड के हिसाब से, वो इंजीनियर आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के देगा। इसीलिए अगर आरसीसी बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो हमें आरसीसी बिल्डिंग के लिए इंजीनियर की राय लेना ज़रूरी होता है। खर्चा बहुत नहीं आता है इंजीनियर के लिए। हमें समझो कि 10-12 हज़ार खर्चा करते हैं तो हमारा लाखों का फ़ायदा हो जाता है। इतना ही मैं आज आपको बता सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।